नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अरविंद केजरीवाल तक पहुंची शराब घोटाले की जांच की आज ईडी ने केजरीवाल के पीए को पूछताछ के लिए भेजा था समन। कई घंटों तक हुई पूछताछ। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर जमकर बखेड़ा। असम में केस दर्ज, दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तारी, फौरन सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई और फिर मिल गई जमानत। पंजाब के अमृतसर में खालिस्तानी समर्थकों ने जमकर काटा बवाल। तलवारों और बंदूकों के साथ किया प्रदर्शन, थाने पर कब्जा, पुलिस को घेरा। पुलिस ने अमृतपाल के समर्थकों के सामने टेके घुटने। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना पार्टी फंड को चोरी छिपे लगाए ठिकाने। शिंदे गुट के विधायक संजय शिरसाट का बड़ा दावा। कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, सीआर केसवन ने दिया कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा। त्यागपत्र में लगाए कई बड़े और गंभीर आरोप। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात दिल्ली शराब घोटाले की, जिसकी जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और जांच की आज अब केजरीवाल तक पहुंच गई है। शराब घोटाले में ईडी ने बड़ा एक्शन लेते हुए केजरीवाल के पीए विभव कुमार को पूछताछ के लिए बुलाया था। आज ईडी ने केजरीवाल के पीए से लंबी पूछताछ की। विभव कुमार ने ईडी के सामने अपना बयान दर्ज कराया। आरोप है कि विभव ने शराब नीति घोटाले में 4 फोन इस्तेमाल की बात तोड़े और इसके अलावा अपने फोन के जरिए अरविंद केजरीवाल की बात विजय नायर के कहने पर आरोपी समेंद्र महेंद्रू से करवाई। आज पूछताछ में क्या कुछ हुआ, देखिए, 3-4 केजरीवाल के करीबी वो शराब घोटाले की जांच की आंच में पूरी तरीके से फंस गए। पहला कौन? तो केजरीवाल का सोशल मीडिया इंचार्ज। दूसरा कौन? तो भाई ये पीए साहब। और तीसरा कौन? जसलीन शाह, जिसको अभी दिल्ली बिजली बोर्ड से एलजी ने बाहर का रास्ता दिखाया। मतलब क्या है, क्या आरोप है? फर्जी फोन का इस्तेमाल, मनीष सिसोदिया के ऊपर दर्जनों फोन को इस्तेमाल करके फोन को तोड़ने का आरोप। और ये विभव जो पीए है केजरीवाल का, कोई आज का व्यक्ति नहीं है, बहुत पुराना व्यक्ति है। और ये सारे लोग जांच के दायरे में आ रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं सीबीआई और ईडी को वो सबूत मिल रहे हैं, जिससे ये जांच अरविंद केजरीवाल की ओर बढ़ रही है। 2-3 चीज़ें, 2-3 खुलासे जो ईडी के चार्जशीट में, जो लेटेस्ट चार्जशीट जो कल डाला गया, उसमें जो सामने आ रहा है वो ये कि केजरीवाल के घर में भी मीटिंग होती थी, प्राइवेट लोग हुआ करते थे। और क्या कानून बनना है, कैसे कानून बनना है, किस हिसाब से पैसे का लेन देन होना है, कहाँ से क्या होगा, ये सारी जानकारी और सारा प्लान बनाने में केजरीवाल का एक्टिव रोल सामने आ रहा है। मतलब ये कि फिल्म डायरेक्टर डायरेक्शन देकर के चला जाता था और बाकी उसके चट्टे बट्टे जितने हैं, कोई मीडिया इंचार्ज तो पीए तो मंत्री, पार्टी के लीडर, ये सब मिलके उस आदेश का पालन कर रहे थे और घोटाले को अंजाम दे रहे थे। 3000 करोड़ रुपए का जवाब केजरीवाल को देना होगा। और इस तरह की जानकारी आ रही है कि जिस तरह के सबूत मिल रहे हैं, जिस तरह के लोगों को पकड़ा जा रहा है, 26 तारीख का तारीख दी गई है, मनीष सिसोदिया को पहुंचना है और शायद उसकी गिरफ्तारी हो जाए। केजरीवाल तो बुरे फंस गए इस मसले में।
जी, अगली खबर में बात कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की करेंगे, जिनको लेकर आज जमकर कांग्रेसियों ने बवाल काटा। दरअसल पवन खेड़ा ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको लेकर पवन खेड़ा के खिलाफ कई अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज हुए। और आज जब पवन खेड़ा कांग्रेस नेताओं के साथ रायपुर में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने के लिए इंडिगो की फ्लाइट से रवाना होने वाले थे, तभी दिल्ली पुलिस ने उन्हें फ्लाइट से उतारकर हिरासत में ले लिया। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि असम पुलिस की सिफारिश पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। जैसे ही गिरफ्तारी हुई, फौरन ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और बिना देर किए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो गई, फैसला भी आ गया और पवन खेड़ा को राहत भी मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को फौरन जमानत दे दी। अब इस मामले में सोमवार को अगली सुनवाई होगी। इतनी जल्दी जल्दी ये सब क्यों हो गया? तो भाई एफिशिएंट है सुप्रीम कोर्ट, यही तो बताता है। कौन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलते मिलते काफ़ी वक्त लग जाता है? कितना फ्री है देखिए, अरेस्ट होता नहीं। और कौन बड़ा वीआईपी था भाई ये पवन खेड़ा। और मज़ेदार बात मैं बताऊं, जब बड़े बड़े वकील लेकर के गए भाई पवन खेड़ा के साथ ये हो गया, तो जज ने भी मजा ले लिया। उन्होंने पूछ लिया ये पवन खेड़ा है, आखिर ये आदमी कौन है? पूरा आसमान ज़मीन एक हो गया। तमाम बड़े बड़े वकील खड़े हो गए। तो खैर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मानना तो पड़ेगा ही। लेकिन एक बात शाबाशी देनी होगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, बड़ा समय है इनके पास। एक व्यक्ति अरेस्ट होता है तो ना लोअर कोर्ट ना हाई कोर्ट, बीच में कोई कोर्ट नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट में मसला और सीधा फैसला। वाह, मुबारकबाद हो। अब क्या हुआ है भाई, आपने गाली गलौज की है तो क्या है, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है तो आपको छोड़ दिया जाए? किसी व्यक्ति की नीति के ऊपर या व्यक्तिगत आरोप भी आप लगाएं, जो व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में है वो ठीक है। किसी व्यक्ति जिसका राजनीति का से कोई लेना देना कभी रहा ही नहीं, जिसका पूरा नाम भी नहीं वो जानता होगा, पवन खेड़ा, और वो दिवंगत हो चुका है, उसके बारे में आप कुछ भी अनाप शनाप बक देंगे। अब तमाशा क्या है दूसरा, ये देखिए कांग्रेस पार्टी किस माइंडसेट में रहती है। भाई आपको प्लेन से डिबोर्ट किया गया, ये तमाम राहुल गांधी के चट्टे बट्टे वहां पे उतर गए, वहां पे धरना प्रदर्शन करने लग गए। भाई डेमोक्रेसी फॉर गॉड से, कई सारे लोगों को इमरजेंसी में रायपुर जाना था, आपकी तमाशे की वजह से प्लेन को कैंसिल करना पड़ा। वो तमाम लोग जो कांग्रेसी चट्टे बट्टे नहीं थे, जो आम पब्लिक थी, उसको जो परेशानी हुई उसके लिए कोई जिम्मेदारी लेगा? भाई आप पॉलिटिशियन हो, देश चलाने का आपको किसने ये सब अधिकार दे दिया? और एयरपोर्ट कोई जगह है? ये तो बीजेपी वाले भी वैसे ही है। आप एयरपोर्ट के टर्मक पे जाकर के आप इस तरीके से तमाशा करेंगे तो आपको तो वहीं पे गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। एक गया तो बाकी सबको पकड़ के जेल के अंदर डालना था, सब दौड़ते रहते फिर। तो ये बताता है कि बड़ा ही इनसेंसिटिव। रही बात गिरफ्तारी की, तो सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिल ही गया है, उनको छूट दे दी गई है। कहा गया है 27 तारीख तक फिर से जो है आपको सुनवाई की जाएगी, तब तक के लिए आपको गिरफ्तार कोई नहीं करेगा। तो आज़ाद हैं, हिंदुस्तान में तो यही रिवाज है, किसी को भी गाली दे दो, किसी को भी चोर कह दो, किसी को भी कुछ कह दो, और आपके साथ कानून और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा। कोई जर्नलिस्ट गाली दे दे तो उसके पीछे पीछे जो है सारे लोग पड़ जाते हैं कि भाई उसके जेल के अंदर डाल दो। हैं, अर्नब गोस्वामी को कैसे लोगों ने अंदर डाला था? क्या कसूर था? बस इतना कसूर था कि उद्धव ठाकरे जी नहीं बोलते, सिर्फ उद्धव ठाकरे बोलते हैं। तो ये कहानी है नेताओं की। जी, अगली खबर में बात पंजाब की, जहां आज कानून व्यवस्था को तार तार किया गया। मान सरकार की पुलिस ने खालिस्तानियों के सामने घुटने टेके हैं। दरअसल आज खालिस्तानी संगठन वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने पंजाब के अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। हजारों की संख्या में अमृतपाल के समर्थकों ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर जमकर बवाल काटा, तलवारों और बंदूकों के साथ प्रदर्शन किया, पुलिस स्टेशन को घेरा
पीटा, पुलिस पर हमला किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। दरअसल इन सभी खालिस्तानियों की मांग थी कि अमृतपाल सिंह के करीबी तूफान को रिहा किया जाए, एफआईआर से नाम हटाया जाए। इसी को लेकर पुलिस से झड़प हुई और कुछ ही घंटों में आखिरकार पंजाब की पुलिस ने घुटने टेक दिए और अमृतपाल सिंह के करीबी को छोड़ने के लिए राजी हो गए। ये कैसी कानून व्यवस्था है पंजाब में? देखिए, ये कायर केजरीवाल और कायर मान सरकार, इन लोगों ने आज पंजाब की पुलिस की इज्जत तार तार कर दी। पंजाब पुलिस ने घुटने नहीं टेके, मैं तो देख रहा था बाइट। पुलिस ऑफिसर्स दे वर वेरी एम्बेरेस्ड। उनको कहा गया होगा कि भाई छोड़ दीजिए, वरना पंजाब पुलिस की पिटाई हो, पंजाब पुलिस के जवान, उसके सिपाही वो घायल होकर के हॉस्पिटल चले जाए और 600 लोगों को पंजाब की पुलिस टैकल नहीं कर सकती। ये तो हो ही नहीं सकता। पंजाब पुलिस के बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं, बस आदेश की जरूरत थी कि क्या किया जाए कि पंजाब पुलिस की वर्दी पे जो खून के धब्बे हैं, वो धब्बा देने वालों का इलाज किया जाए, कि घुटने टेका जाए। तो कायरों की सरकार है, खालिस्तानियों की दलाली करने वाली सरकार, वो झुक गई। पुलिस को कह दिया गया कि भाई चुप रहो। एसआईटी की भी जांच हो गई उसने, और ये सब कब हो रहा है? सवेरे से वहां पे 500-600 लोग थाने को घेर के बैठे हुए, एक भी अधिकारी वहां नहीं। क्या करने जाएगा? किसको अपनी नौकरी गंवानी है? ऊपर से आदेश आ गया होगा भाई इसको करने दो। संगरूर का है, ये चीफ मिनिस्टर का इलाका है। अब वो लोग घुस जाते हैं। थाना के अंदर उपद्रव नहीं किया, थाना को कैप्चर कर लिया और उसके बाद ये धमकी दी कि 4 बजे, उसने कहा 1 घंटे का वक्त देते हैं और 1 घंटे के अंदर में तूफान का नाम एफआईआर से हटा दो, नहीं उसके बाद जो कुछ होगा फिर पुलिस जाने, प्रशासन जाने, सरकार जाने। तो चंडीगढ़ और दिल्ली में बैठे सरकार चलाने वाले ये केजरीवाल कायर और मान कायर, इन दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। खालिस्तानियों से रिश्ते रखोगे तो उसके खिलाफ एक्शन कैसे लोगे? यह हरकत कोई यूपी में करके दिखा दे, 2 सेकंड में बता दिया जाएगा कि खाकी वर्दी की ताकत क्या होती है। बाकी फिर झंडा डंडा सब अपने पास लोग रखेंगे, लेकिन कायरों की सरकार है वहां पे। उन्होंने कह दिया कि भाई छोड़ दो। पुलिस वाले बड़े एम्बेरेस्ड होकर के, मुझे तो दया आ रही थी। उनको कहना पड़ा कि भाई हम कल रिलीज कर देंगे, हम एसआईटी बनाएंगे और हमारे प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से मालूम चल गया है कि ये यहां नहीं था। अरे फॉर गॉड सेक, कम से कम नहीं इन्वेस्टिगेशन नहीं भी होता फिर भी आपको अपनी इज्जत, पहला काम तो यह करना था कि जिन लोगों ने वहां पे उपद्रव मचाया, पुलिस के ऊपर हमला किया, कम से कम उसको गिरफ्तार करके तो दिखाते, या फिर यह मान लिया जाए कि हिंदुस्तान में जो पुलिस है वो पिटने के लिए बनी हुई है, लतखोर हो गई है पुलिस कि उसको पीटो, उसको मारो। चीफ मिनिस्टर और पार्टी चलाने वाला केजरीवाल टाइप के लोग तुम्हारे साथ रिश्ते होंगे तो पुलिस को मार के निकल जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। यही व्यवस्था हो गई है ना। मैं बार बार कहता हूं, ये केजरीवाल जैसे लोग हिंदुस्तान के लिए डेंजरस है। ये पार्टियां, ये हिंदुस्तान के लिए डेंजरस है। ये किस गड्ढे में इस देश को डालेगा, इसका कोई अभी आपके पास वो यू कैन नॉट इमेजिन इवन कहां ये देश को लेकर के जाएगा। जी, अगली खबर में बात महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी, जहां उद्धव ठाकरे पर बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। ये आरोप विधायक संजय सिरसाट ने लगाया है। शिंदे गुट के विधायक संजय सिरसाट ने कहा है कि जैसे ही चुनाव आयोग ने शिवसेना नाम और निशान हमारे नाम किया, उद्धव ठाकरे ने एक दिन में शिवसेना पार्टी फंड को इधर से उधर खिसका दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा तब किया गया जब एकनाथ शिंदे ने यह साफ तौर से कहा था कि शिंदे गुट के लिए बाला साहब ठाकरे के विचार ही सबसे बड़ी संपत्ति है। उनके द्वारा बनवाया गया शिवसेना भवन शिंदे गुट के लिए मंदिर है। इस दावे में कितनी सच्चाई हो सकती है? देखिए, सच्चाई हो नहीं हो,
ये तो एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से हमेशा कहा जाएगा। ये देखिए, ये लड़ाई मूल्यों की लड़ाई है। एक कहता है कि मैं बेटा हूं, मेरे नाम के पीछे ठाकरे लगा हुआ है, तो शिवसेना का भविष्य मैं ही हूं। दूसरा ये कह रहा है कि हम तो हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को लेकर के चलते हैं, हमें पैसे की जरूरत नहीं है, हमें घर की जरूरत नहीं है सेना भवन पे, जबकि उनका कब्जा हो सकता है बहुत सारी चीजों के ऊपर। अगर पुलिस कंप्लेन कर दिया जाए कि इसी के फैसले के बाद पैसा ट्रांसफर किया गया है, जेल की सजा हो जाएगी, ये फ्रॉड के केस में आ जाएगा। लेकिन एक ने पैसे निकाल लिए, निकाले नहीं निकाले, आरोप तो ये लगाएंगे। और दूसरा ये कह रहा है कि हमें पैसे नहीं चाहिए। तो आप देखिए, एक तो पार्टी तोड़ दी, सिंबल ले लिया, नाम ले लिया, सब कुछ ले लिया, अब ये इज्जत भी ले रहे हैं। अब यही तो परसेप्शन के, यही तो होती राजनीति। पैसे के नाम पे ये तो हमेशा, मैं आपको बता दे रहा हूं, आगे आने वाले दिनों मार्क बाय वर्ड्स, महाराष्ट्र में चुनाव होगा, ये एकनाथ शिंदे गुट के सारे लोग जाएंगे, वो यही कहेंगे कि उद्धव ठाकरे को सत्ता और पैसे का लालच था। इलेक्शन कमीशन ने हम लोगों को सब कुछ दे दिया, नाम वो सब कुछ वारिस बना दिया, लेकिन पैसे लेकर के वो भाग गए। इससे तो वो मुकर नहीं पाएंगे। और ये राजनीति के दायरे में कोई नहीं जानता अभी पैसे निकाले नहीं निकाले, हाँ निकाले, जमीन किसका, क्या विवाद, ये बहुत सारे लंबा। लेकिन अगर राजनीति की दृष्टि से देखेंगे तो एकनाथ शिंदे, मैंने कहा, इस मुद्दे को हर जगह ये गुट उठाता रहेगा और उठाना भी चाहिए। यही तो राजनीति है। आप कह रहे हो थे कि ये जो है शिंदे गुट ये चोर हैं, इन्होंने ये सिंबल चोरी कर ली, इन्होंने नाम चोरी कर लिया, ये खोका खोका करते थे ना, वे पैसे लेकर के ये पार्टी तोड़े हैं। अब ये सूद समेत इस तरह के आरोपों को वापस कर रही है ये गुट, शिंदे गुट। तो उद्धव ठाकरे को तो बहुत झेलना है अभी। अब ये लोग तो कहेंगे कि भाई पैसे लेकर के भाग गया, हमने को तो कुछ नहीं दिया। तो यही कहानी है जी। आज की आखिरी खबर में बात कांग्रेस को लगे एक और बड़े झटके की। सीआर केसवन ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। केसवन ने कांग्रेस का साथ छोड़ने के साथ ही कई बड़े बड़े आरोप भी लगाए हैं। केसवन ने कहा कि मैं विदेश से भारत केवल देश की सेवा करने के लिए लौटा था, लेकिन अब वो मौका मुझे इस पार्टी में नहीं दिया जा रहा। अपने त्याग पत्र में केसवन ने कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगना काफी निराशाजनक है। इस्तीफा देना तो इनकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन इस तरह के आरोप, देखिए, ये केसवन साहब जो है, ये सी राजगोपालाचारी, देश के पहले गवर्नर जनरल और आखिरी गवर्नर जनरल, वो उनके ग्रेट ग्रैंडसन पर पोते हैं। और कांग्रेस पार्टी ऑब्वियसली बहुत बड़े टॉलेस्ट फिगर। अब उन्होंने ठीक उस समय इस्तीफा दिया है जब अधिवेशन होने वाला है रायपुर में। बहुत सारी जिम्मेदारी, टेलीविजन पे आपने देखा होगा, बहुत तरीके से वो अपनी बातों को रखते थे। अब वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा में मैं इसलिए शामिल नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस पार्टी उस राह पे चली नहीं रही है कि जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा होती थी। ये बहुत बड़ी बात है, इसको ध्यान से समझिए कि कांग्रेस पार्टी में वैचारिक बदलाव हो चुका है। जो नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी, महात्मा गांधी, इन लोगों की विचारधारा थी, इन लोगों की आइडियोलॉजी थी, उस आइडियोलॉजी को खत्म कर दिया गया। ये कौन कह रहा है? तो एक कांग्रेसी कह रहा है। वो जय श्री राम नहीं कह रहा, वो किसी पार्टी में नहीं जा रहा। पढ़ा लिखा व्यक्ति है, देश की सेवा के जज्बे से आया था, विदेश में काम कर रहा था फर्स्ट क्लास। अब वो ये कह रहा है कि ये बड़ा एम्बैरेसिंग है कि भाई आप सबूत मांगते हैं। और ये तो अभी हाल में इतना मुझे बुरा लगा कि प्रधानमंत्री मोदी ये अंडमान निकोबार के नाम पे सबको जो
हमारे शहीद हुए हैं उनके नाम से, परमवीर चक्र वालों के नाम से आइलैंड का नाम रखे। इस बीच किसी ने कह दिया, उन्होंने यह भी कहा कि भाई बड़े बैठक में मीटिंग के दौरान जब राष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो मैडम राष्ट्रपति वो इविल को रिप्रेजेंट करती हैं। फिर किसी ने कह दिया कि भगवान करे ऐसी राष्ट्रपति दुनिया के किसी मुल्क के लोगों को ना मिले। तो बोले भाई ये क्या किस तरह की भाषा है, किस तरह का बात है। तो कई सारी चीजों को लेकर के और जो क्रिटिसिज्म वाजिब है वो एक बात नहीं कह पाए, इशारों में तो उन्होंने कह दिया, स्ट्रेट तौर पे नहीं कर पाए। मैं बता देता हूं कि क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा इसलिए दिया कि ये राहुल बाबा जो है, इनका ऊपर का कंपार्टमेंट खाली है जहां लेफ्टिस्टों ने अपनी गंदी विचारधारा को वहां पे बिठा दिया है। आसपास चारों तरफ से घेर लिया गया है। और मैं आपको बता दूं, किसी दिन मैं ज़रूर बताऊंगा कि किस तरीके से बाहर की एजेंसियां कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से चलाती थी और कांग्रेस के लीडर को मालूम भी नहीं चलता था। ये बात आज केशवन के इस्तीफे से मेरे दिमाग में आया और इस बात की पुष्टि पहले ही मनीष तिवारी ने कर दी थी जब उन्होंने कहा था कि कम्युनिस्टों को एक एक करके बिठाया जा रहा है, कहीं ये कोई चाइना की चाल तो नहीं है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी पार्टी क्या विदेशी एजेंटों, वामपंथी एजेंटों, नक्सलियों के दलालों के द्वारा चलाई जाएगी? ये क्या देश के लिए खतरा नहीं है? केशवन साहब ये कह नहीं पा रहे थे। इस वजह से ही लोगों को घुटन हो रहा है, लोगों को घुटन हो रहा है। तो अभी तो केशवन साहब ने शुरुआत की है, कई सारे लोग अभी और भी छोड़ने वाले हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।